हेलो और ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दुर्गेश सिंह और आप देख रहे हैं द डिजिटल विद्या। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11th क्लास केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का नाम है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही कह सकते हैं लेंदी भी है एक तरीके से, और ये बहुत मजेदार चैप्टर है। यहाँ से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ से वो बातें सीखने को मिलेगी जो हम पहले नहीं जानते होंगे, और इसका एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा है हमारी रियल लाइफ में भी, और इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारी चीजें को अज्यूम कर। तो हम सब जो है मैटर से मिलके बने। मैटर यानी कि जिसको बहुत पुराने हमारे इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कानिद, ठीक है, इन्होंने पदार्थ का नाम दिया था। पदार्थ मतलब उन्होंने बोला था पदार्थ का सबसे छोटा छोटा, जैसे किसी चीज को जूम करते जाओ, जैसे किसी पिक्चर को जूम करते जाओ, आपके पास मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जूम इन, आप उसको खूब सारा जूम करोगे तो उसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या कहा, एटम। तो एटम को बाद में उन्होंने बोला था कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, जबकि हमको ये पता है कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है। आपको भी पता होगा, अब तक तो पता चल ही चुका होगा, क्योंकि एट 9th 10th की क्लासेस में पढ़ाई जाती है कि एटम्स के दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, एक शेल होता है, इंटर न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट शेल जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो अब जो एटम की शुरुआत कहां से हुई थी? एटम को सबसे पहले महर्षि कानिद ने दिया? नहीं। एटम को जो सबसे पहले दिया था, वो जो साइंटिफिक तौर पे जिसकी बात मानी गई, वो ग्रीक साइंटिस्ट थे। अलग बात है कि हमारे यहाँ फिलोसोफर भी बहुत कुछ कह के चले गए थे। हमारे यहाँ जैसे कहा गया था कि पंच तत्व से बना शरीर है ना, यानी कि जो तुलसीदास जी ने भी बोला था रामचरितमानस में, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। समीरा मतलब एयर, ठीक है ना। क्षितिज मतलब होता है पृथ्वी यानी कि अर्थ, ठीक है। और जल मतलब पानी मतलब वाटर, ठीक है। पावक मतलब आग, अग्नि, ठीक है, फायर। उसके बाद गगन मतलब आकाश, स्काई, ठीक है। और उसके बाद पांचवा है एयर, वायु, ठीक है। वायु जिसको हम लोग कह सकते हैं समीर मतलब वायु। तो ये 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी है। हमारी बॉडी एक मैटर है, एक पदार्थ है। हिंदी में इसको पदार्थ बोलते हैं और इंग्लिश में इसको मैटर बोलते हैं। तो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहा गया? एटम कहा गया। पहले ये माना जाता था ग्रीक के साइंटिस्ट के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए थे। जॉन डाल्टन ने भी लास्ट कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, जिसको टेक्निकली बाद में उसको हटा दिया गया, पूरी तरह से उनके जो था वो फ्लॉप कर दिया गया। उसको थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे, और भी बहुत सारे इसमें जो टॉपिक्स हैं। उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग मॉडल आया, अलग अलग अपना वो एग्जीबिशन में दिए, क्योंकि आप अलग अलग अपना कॉन्सेप्ट बताए थे, उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किया गया। उस मॉडल में कुछ फेल हो गए, कुछ पास हो गए। किस बेसिस पर फेल हुए, किस बेसिस पर पास हुए, वो हमको जानना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एटम जो कहा गया, एटम दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। ए का मतलब होता है ग्रीस में नॉट, और टॉम मतलब होता है नॉट डिविजिबल, या इसको हम लोग कह सकते हैं डिविजिबल। तो पहले ये माना जाता था कि एटम्स को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो एटम को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन पहले जो नाम पड़ गया 500 साल ना, 1000 साल पहले, है ना, कह सकते हो कि 2000 साल पहले लगभग मान के चलते हैं। तो 1500 साल 2000 साल पहले की बात है कि उस समय ये माना जाता था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो ये ग्रीस में हम लोगों को एटम नाम रख दिया गया। बहुत सारे साइंटिस्ट, अलग अलग ग्रीक साइंटिस्ट भी आए, इंडियन फिलोसोफर भी आए, अलग अलग अपना कॉन्सेप्ट किया। बट बात उसी की मानी गई जो साइंटिफिक तरीके से इसका मॉडल क्या किया, रिप्रेजेंट किया। अलग अलग उसमें कॉन्सेप्ट दिए, कुछ पॉइंट्स बताए, उस पॉइंट्स के बेसिस पर थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन हुआ। उस वेरिफिकेशन के आधार पर उनको उनके मॉडल को थोड़ा बहुत चलन में ले आया गया। लेकिन चलन में आने से पहले कुछ चीजें आ गई, जैसे हर चीज के प्लस होते हैं तो उसके माइनस भी होते हैं। तो अगर कोई भी चीज अगर मार्केट में चल रहा है तो उसके प्लस और माइनस दोनों होंगे। तो जैसे उस समय सबसे ज्यादा जो अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन ने बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए थे। उस अच्छे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे उनके सारे पॉइंट्स को वेरीफाई किया गया, बाद में डिसवेरीफाई कर दिया गया, बाद में उनकी बात को नकार दिया गया जब उनके सारे कॉन्सेप्ट फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि उसमें और भी सारे चीजों को ऐड कर दिया गया।
जॉन डाल्टन ने इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम को बताया था। इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम का मतलब होता है कि एटम अकेला होता है। एटम अकेला कैसे हो सकता है? एटम में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जो उन्होंने कहा था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता फर्दर। ये बात गलत साबित हुई, जैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। वो वाला टॉपिक भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन्होंने, बहुत सारे उन्होंने ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिन्होंने उनके बारे में गलत बोला था। जैसे उन्होंने बोला था कि जो एक एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो एटम होते हैं, उस एलिमेंट्स के एटम दूसरे एलिमेंट्स के एटम से कोई मैचिंग नहीं रखेंगे, कोई मैचिंग उनका नहीं हो सकता है। और जो उसके बाद बताया था कि उन्होंने एटम कंबाइंड होते हैं सिंपल रेशियो में, सिंपल रेशियो में कंबाइंड होते हैं, फिर वो अलग अलग रेशियो में भी कंबाइंड हो सकते हैं, फ्रैक्शनल रेशियो में भी कंबाइंड हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा था कि एटम को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है। तो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस में अगर देखा जाए तो अल्फा बीटा गामा रे निकलती है, दूसरा एटम बनता है। तो दूसरा एटम बनता है तो उस पहले एटम के रिस्पेक्ट में दूसरा एटम क्या हुआ, बना, यानी कि पहला एटम के रिस्पेक्ट में देखोगे तो वो एटम डिस्ट्रॉय हो गया, और जो नया क्रिएट हुआ उसको हम लोग कह सकते हैं कि नया एटम क्रिएट हुआ। तो एटम को डिस्ट्रॉय और क्रिएट किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। उन्होंने बोला था कि एक एलिमेंट्स की एक ही प्रॉपर्टी होती है, दूसरे एलिमेंट से मैच नहीं करता है, जबकि आइसोटोप्स और आइसोबार्स के कॉन्सेप्ट में ये बातें भी उनकी फेल हो गई। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिसकी वजह से जॉन डाल्टन के कॉन्सेप्ट को क्या किया गया, पूरी तरह नकार दिया गया। जब पूरी तरह नकार दिया गया तो हमको नया मॉडल तो प्रस्तुत करना था। नया मॉडल प्रस्तुत करने के लिए हमको कुछ डिस्कवरी का पता लगाना जरूरी था। तो जूम इन जूम इन जूम इन जूम इन करते करते हमको ये बात पता चली कि उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। पहले ये माना जाता था कि गैसेस जो होते हैं आयोनाइज नहीं होते थे, गैसेस आयोनाइज नहीं होते हैं, तो उसमें अलग अलग उन्होंने, जूलियस प्लकर ने वो लिया, उसमें गैसेस को डिस्चार्ज ट्यूब में रखा। डिस्चार्ज ट्यूब में रखने के बाद उसमें हाई वोल्टेज में वेरी लो प्रेशर पे उन्होंने एक वोल्टेज अप्लाई किया, गैसेस आयोनाइज हुई, कुछ कैथोड रेज निकले, कुछ एनोड रेज निकले, और कुछ उसमें बाद में कुछ ऐसे जो न्यूट्रल चार्ज भी निकले जिसको न्यूट्रॉन कहा गया। इन सारी चीजों का डिस्कशन हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए, पेन कॉपी को अच्छे से रख लीजिए, पूरा नोट आपको करना है। जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते हैं वैसे ही आपको पूरी तरह से आपको सारे पॉइंट्स को नोट करना है, तभी आपको जा करके उसमें पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आएगी, क्योंकि आपको इसमें रियलाइज करना है। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो फिर आपका सारे कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा ध्यान से इसको पढ़ना है। चलिए, तो एटम को हम लोग ये मानते थे कि नॉट डिविजिबल है। उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट किसके ने, इसको हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ठीक है। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट माना गया कि एटम डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब हमको ये जानना है स्ट्रक्चर ऑफ, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि हम लोग ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं। ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड देयर फंडामेंटल पार्टिकल एंड देयर फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसको हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, और हमको ये भी जानना है कि इस चैप्टर में कौन कौन से सब टॉपिक्स होते हैं। सब टॉपिक्स को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सब टॉपिक्स हमको जानते हैं तो हमको ये लेक्चर वाइज पता रहेगा कि कौन कौन से हमको लेक्चर हो गए हैं और कौन कौन से लेक्चर को कवर करना है, ठीक है। चलिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। सब टॉपिक्स, पहला है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। दूसरा, जब डिस्कवरी हो गई तो कुछ मॉडल्स प्रस्तुत किए गए, एटॉमिक मॉडल्स, जिसमें कई सारे मॉडल्स आए। पहला आया थॉमसन्स मॉडल। जब थॉमसन्स मॉडल फेल हो गया तो रदरफोर्ड मॉडल आया। जब रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया तो बोर मॉडल आया, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद बोर मॉडल अगर फेल हुआ तो उसके बाद वेव मैकेनिकल मॉडल आया। ऐसा नहीं है कि मतलब ये 5 मिनट पहले फेल हुआ, 5 मिनट बाद दूसरा मॉडल आ गया, ठीक है। इसको सालों लग गए प्रूफ करने में बेटा, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। वेव मैकेनिकल मॉडल तो अभी तक तो इसके फेलियर के कारण नहीं आया है, जब ये फेल हो जाएगा तो दूसरा कोई मॉडल आ जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमको इनके बारे में और इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेनी है। रदरफोर्ड मॉडल ने बहुत कुछ आइडिया दिया था, थॉमसन्स मॉडल ने तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा था।
लेकिन रदरफोर्ड मॉडल में बहुत कुछ आइडिया हमको मिला था। उस बहुत आइडिया होने के कारण हमको बोर मॉडल का आइडिया आया। बोर मॉडल ने भी बहुत सारी चीजें बताई जो वेव मैकेनिकल मॉडल के लिए काम की चीज थी। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है आपका डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट दैट इज प्लैंक थ्योरी हमको पढ़ना है इसमें। उसके बाद और फोर्थ पॉइंट दैट इज डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ मैटर। इसको हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में पढ़ते हैं। डी ब्रोगली साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना एक हाइपोथेसिस दिया था और उसको हम लोग मैटर का डुअल नेचर पढ़ते हैं। डुअल मतलब दो नेचर, एक लाइट का नेचर, एक वेव का नेचर। उसके बाद अगला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, उसके बाद क्वांटम नंबर। तो ये सारे क्वांटम नंबर, इसमें बहुत सारे लॉ आएंगे। एक और छूट रहा है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पाउलीज लॉ ऑफ एक्सक्लूजन, हुंस रूल, ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन इसमें हम लोग जो मेन पॉइंट है उसी की बात करेंगे। हालांकि क्वांटम नंबर में भी बहुत सारे आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे, प्लैंक थ्योरी में किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। तो हम लोग खूब अच्छे से इसको करने वाले हैं, खूब मजे से इसको पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितना जरूरत है जिस टॉपिक में उतना हम लोग करेंगे। कॉन्सेप्चुअल इंप्रूवमेंट आपको जितना जिस टॉपिक में जरूरत है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। तो पहला हमारा टॉपिक है इसमें डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स में सबसे फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन को बोला गया, और लेकिन इलेक्ट्रॉन उसका पहले नाम तो पड़ा नहीं, उसका पहला नाम कैथोड रेज बोला गया। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब इसी का नाम था इलेक्ट्रॉन। तो इसको घुमा के हम लोग नहीं बोल रहे हैं, आपको कैथोड रेज के ही नाम से आपको क्वेश्चन में मिलने वाला है। या आपको अगर इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज बोला जा रहा है तो आप डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज बता दो। तो सबसे पहले जो इसमें साइंटिस्ट है 18 लगभग 59 के आसपास, तो 1859 में जो जूलियस प्लकर साइंटिस्ट थे, हालांकि इन्होंने सबसे पहले ये देखा कि जो गैसेस होती हैं, गैस यानी कि गैस जनरली नॉन कंडक्टिंग होती है। अगर उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, जैसे हवा में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो हवा में इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल नहीं करती, आप देख ही रहे हो, है ना। तो अगर हवा में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो नहीं ट्रेवल करेगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, बहुत हाई वोल्टेज पे, बहुत हाई वोल्टेज पे, लगभग 10,000 वोल्टेज पे और बहुत लो प्रेशर पे, यानी कि 10⁻⁻⁴ एटीएम पे क्या किया, पास कराना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे देखा, है ना, कि वो गैसेस क्या होगी, आयोनाइज होना स्टार्ट होगी। क्या मतलब होगा, तो उन्होंने पहले डिस्चार्ज ट्यूब इस तरीके से एक बनाया, जिसमें दो अलग अलग इलेक्ट्रोड जिसमें लगभग 10,000 वोल्टेज यानी कि 10⁴ वोल्टेज का एक पोटेंशियल अप्लाई किया गया, और इसमें एक सक्शन पैम्प लगा दिया गया। सक्शन पैम्प का काम क्या होता है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करता है। जैसे अगर आप किसी चीज से वॉल्व से करके हवा खींचो करके, तो वो सारी हवा उसके अंदर निकल जाएगी। जैसे यहाँ पे कमरे का प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक, आप जहां रहते हैं लगभग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, 10⁻⁴ एटीएम, यानी कि इसमें गैस फिल हो गया। इसको हम लोग कह सकते हैं गैस एट वेरी लो प्रेशर। इस पूरे अपार्टस को हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब कहलाया। तो उन्होंने देखा कि बहुत हाई वोल्टेज पे, है ना, वेरी लो प्रेशर का मतलब 10⁻⁴ एटीएम की बात। उन्होंने देखा कि बहुत लो प्रेशर पे क्या हुआ कि गैस आयोनाइज करना स्टार्ट किया। जो माइनस वाला पार्ट था उसको हम लोग निगेटिव बोलेंगे, निगेटिव का हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कैथोड, और पॉजिटिव को हम लोग बोलेंगे एनोड, ठीक है। ये हमारा बैटरी का साइन है जिसमें 10,000 वोल्टेज का हम लोग प्रेशर अप्लाई। तो उन्होंने देखा कि ठीक है, ये हमारा क्या है, टू क्रिएट वैक्यूम। ठीक, तो किसी भी गैस को अगर आप देखोगे, इस हाई वोल्टेज पे रखोगे, तो ये क्या हुआ, इसमें से कुछ इनविजिबल रेज, इनविजिबल
है ना, मिस्टर इंडिया जैसा। तो मिस्टर इंडिया सुख 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 चला जाएगा तो पता नहीं चलेगा। कुछ इनविजिबल रेज निकलना स्टार्ट हुआ। कुछ इनविजिबल रेज अगर निकलना स्टार्ट हुआ तो वहां पे हमको ये देखने को मिला कि ये सीधे कैथोड रेज से निकल रही। एक्चुअली कैथोड रेज से नहीं निकल रही थी, एक्चुअली वो तो जो गैस आयोनाइज हो रहा था वहां से निकल रही थी, ठीक है ना। तो यहां से ऐसा लगा कि यहां से इस तरीके से ये एनोड से कैथोड से स्टार्ट होकर के एनोड की तरफ ये इस तरीके से जा रही है और ये एकदम सीधा जा रही है बहुत ही हाई वेलोसिटी। तो भैया अगर हम लोग इसमें नहीं देख पाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि ये कैथोड से आ रही है कि एनोड से आ रही है। तो हम लोगों ने क्या किया कि इधर से एक ZnS की कोटिंग कर दी, इस तरीके से ZnS की कोटिंग कर दी, जिंक सल्फाइड ZnS कोटिंग। ZnS की कोटिंग कर देते हैं जिसका काम क्या होता है, टू क्रिएट फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस क्रिएट करता है। फ्लोरोसेंस का मतलब ग्रीन कलर का ग्लो होता है इसमें। ग्रीन जैसे अगर आप देखोगे कि किसी चीज को कोई चीज लाइट अब्सॉर्ब करती है और लाइट अब्सॉर्ब करके वापस से वो फ्लो होती है ग्रीन कलर के तरह, तो ये क्या होता है, ZnS की कोटिंग होती है। और ZnS की कोटिंग की वजह से यहाँ से इनविजिबल रेज हमको पता चला। अब इनविजिबल है मतलब हमको पता नहीं चला। इनविजिबल का कई सारे कारण हो सकते हैं, वो बहुत हाई स्पीड से जा रही, जैसे आपको लाइट आपको दिखाई नहीं देती, आपको ये दिखाई देती है जहां से आ रही है वहां से दिखाई देती है, और जहां जाके टकरा रही है वहां लाइट आपको दिखाई दे रही है या आपको शैडो दिखाई देता है। उसी तरह ये लाइट की तरह, एक नॉर्मल लाइट की तरह चल रही है और एनोड से लेकर के कैथोड से लेकर के एनोड की तरफ जा रही है। तो कैथोड से लेकर के एनोड की तरफ जा रही है तो उसको हम लोग बोले कि ये कैथोड रेज हो। एक्चुअली वो कैथोड रेज नहीं था, वो तो गैस को आयोनाइज करके, जैसे अगर हमने इसमें हाइड्रोजन भरा तो हाइड्रोजन में से एक H+ हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ऑक्सीजन अगर भरा तो ऑक्सीजन में O+ हुआ और एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। नाइट्रोजन भरा तो उसमें से नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। तो इस कारण के लिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन तो इसमें जो निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं, यही इलेक्ट्रॉन है जैसे आप आयोनाइज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें ये आपके पॉजिटिव चार्ज नहीं निकल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज भी निकल रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज एनोड से कैथोड की तरफ ही निकलेंगे, एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे साथ ही साथ। लेकिन बात बहुत पुरानी है, लगभग 2 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी बात है। 200 साल पुरानी बात में उन्होंने उस समय ये ऑब्जर्वेशन तो देखा नहीं, उन्होंने पहले बोला कि कैथोड रेज से एक जगह से इस तरीके से कोई चीज निकल रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से कि एनोड रेज की डिस्कवरी तुरंत नहीं हो पाई, कैथोड रेज का डिस्कवरी हो पाई। तो यहां से हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज जानने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं कैथोड रेज की। कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज जो ऑब्जर्व किया था जूलियस प्लकर ने, उन्होंने देखा कि डिस्चार्ज ट्यूब में क्या क्या फिनोमिना हो रही है। तो उन्होंने पहले बोला कि पाथ ऑफ कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन। उन्होंने कैसे पता लगाया कि पाथ ऑफ कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन का है, जैसे लाइट चल रही है स्ट्रेट लाइन में, यहां से लाइट हमारे चेहरे पे पड़ रही है, हमारे 5 उंगली पर पड़ रही है, तो जैसे इसकी शैडो बन रही है। तो उन्होंने देखा कि एंड इट फॉर्म शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इन देयर पाथ, यानी कि लाइट जैसे अगर अपने ये नॉर्मल लाइट की तरह बिहेव कर रहा है, लाइट का एक शैडो बनता है बीच में, तो उससे हमको ये पता चलता है कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। अगर शैडो नहीं बनता तो वो क्या होता है कि अगर लाइट ऐसे आता और ऐसे मुड़ के चला जाता है ना, हमारा हाथ उसको दिखता और बोलता है कि हम तुमको हाथ के छेद करके तो जाएंगे नहीं, तो वैसे मुड़ के चला जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। इट ट्रेवल्स इन वेरी हाई वेलोसिटी। ये लाइट की स्पीड तो आपको जानते ही हो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। उस स्पीड से चलेगा तो लाइट ये बहुत स्पीड से जाता है और उसी की तरह पूरी के पूरी इसकी प्रॉपर्टी होती है। उसमें ये भी देखा गया कि उसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसके अंदर मैटेरियल प्रॉपर्टी है, यानी कि उसके अंदर मास भी है, उसके अंदर मैटर भी है। यानी कि हमको ये पता चला कि वो रोटेट कर सकता है। अगर बीच में एक पैडल व्हील रखा जाए, जैसे अगर कागज की फिरंगी बनाते हैं तो कागज की फिरंगी बनाने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, हवा से नचाते हैं, है ना। अगर आप बचपन में खेले होंगे तो उसमें भी एक लाइट की तरह है, बहुत स्मॉल पैडल व्हील, बहुत छोटा है ना, बहुत कह सकते हो नेग्लेक्सिबल मास का अगर हम लोग ने पैडल व्हील बनाया और पैडल व्हील बना करके उसमें रखा, तो वो क्या करता है, उसको रोटेट कर देता है। ठीक है, उसको रोटेट करने का मतलब उसके अंदर एनर्जी है और उसके अंदर वेलोसिटी तो है ही,
तो मास भी होगा, मास होगा तो मोमेंटम भी होगा, है ना। P इज इक्वल टू m इंटू वी, तो एनर्जी और मोमेंटम दोनों है, ठीक है। फिर बाद में क्या किया गया, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लगा दिया, ऊपर पॉजिटिव साइड है नीचे नेगेटिव साइड है, तो बीच में अगर इस तरीके से कैथोड रेस पास कराया गया तो ये इधर डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। और अगर इसमें से नेगेटिव चीज कैथोड रेस पास कराओगे तो ये पॉजिटिव साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर एनोड रेस पास कराओगे तो ये नेगेटिव साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या किया, डिफ्लेक्ट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाता है और ये निगेटिव नेचर का, इससे ये पता चलता है कि ये निगेटिव नेचर का होता है ना। अगर आप निगेटिव की तरफ जा रहे हो तो आप पॉजिटिव नेचर के हो, अगर आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो आप निगेटिव नेचर को हो। आपकी बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है चार्ज पार्टिकल की बात हो रही है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे ऑल्सो डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड अगर चुंबकीय क्षेत्र इसमें लगाया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र में भी, मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक पावर भी पाया जा रहा है, जिसकी बाद में हम लोग उसमें पढ़ाई करनी, बहुत लंबा चौड़ा इसमें बातें कहनी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कह सकते हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसमें ये बोला गया कि जो हम लोग जिंक सल्फाइड की कोटिंग किए थे ना, जिंक सल्फाइड क्या करता है, जिंक सल्फाइड यानी कि एनोड के पीछे, एनोड के बियॉन्ड जो हमने कोटिंग की थी, वो उस पे कोटिंग पे जाकर के टकराता है, क्योंकि इनविजिबल था तो हमको देखना था, इनविजिबल था तो देखने के लिए जो कोटिंग किए थे उस पर जाके टकराया, तो ग्रीन कलर का ग्लो हुआ। ग्रीन कलर का ग्लो हुआ तो हमको ये पता चला कि वहां से वो क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करके इमिट करने की भी टेंडेंसी होती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दे प्रोड्यूसेस अ ग्रीन ग्लो। इसमें जो अगली प्रॉपर्टी कहा गया कि दे डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, दे डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, दे प्रोड्यूसेस ग्रीन ग्लो ऑन स्ट्राइकिंग द ZNS कोटिंग। जो हम लोगों ने ZNS की कोटिंग की थी उस पर वो क्या करता है, ग्रीन कलर का ग्लो, है ना, ग्रीन कलर की चमक जो होती है वो उसमें प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इमिटिंग लाइट। जो वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करके लाइट को इमिट करता है, ठीक है। कैथोड रेज पेनिट्रेट द थिन शीट ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की ये थिन शीट यानी कि पतली सी अगर ये शीट है उसको क्या कर देता है, आर पार उसको बना सकता है, उसके आर पार जा सकता है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। जैसे अगर आप एक्सरे कराते हो तो एक्सरे में क्या होता है कि आपका बोन्स मान लो इसके अंदर है, तो बोन्स अंदर है तो यहाँ से वो आर पार जाता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है और उसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। जो वेलोसिटी और एनर्जी ज्यादा होने के कारण आपके ये बोन्स का वो क्या कर देता है, पिक्चर बनाता है और फोटोग्राफिक प्लेट पर जाकर के उसकी पिक्चर को बनाता है। तो उसको भी हम लोग कह सकते हैं कि ये फोटोग्राफिक प्लेट लाइक एक्सरे, एक्सरे जैसा ही इसका भी काम होता है, तो ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज यानी कि हम लोग कह सकते हैं चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो, जिसको हम लोग Q बाई एम बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम लोग E बाई एम से डिनोट करते हैं, E से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग E बाई एम के टर्म में भी हम लोग लिखते हैं। E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। जैसे अगर यहाँ पे हाइड्रोजन, मैंने बोला था कि हाइड्रोजन में से एक प्लस निकले, एक प्लस बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीजन में से एक प्लस बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नाइट्रोजन में से एक प्लस बनेगा तो नाइट्रोजन पे प्लस और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्लोरीन है, क्लोरीन में अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्लोरीन पे प्लस और एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो सबके लिए सेम ही होगा, इलेक्ट्रॉन सेम होगा, तो इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो उसका मास भी सेम होगा और उसका चार्ज भी सेम होगा। और ये चार्ज की जो वैल्यू निकाली गई, इसका जो एक्सपेरिमेंट्स दिया था, तो उन्होंने एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जिसको हम लोग मिलिकन, है ना, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की वजह से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला गया QE, और उसकी वैल्यू निकल के आई -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। माइनस का मतलब ये होता है, माइनस का मतलब ये नहीं है कि ये नेगेटिव वैल्यू होती है, बस ये बताता है कि नेगेटिव नेचर का है। हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है कि नेगेटिव नेचर का है, और नेगेटिव नेचर की वजह से ये क्या होता है, पॉजिटिव नेचर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है। तो ये नेगेटिव नेचर होने की वजह से इस पर नेगेटिव साइन लगाया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी क्वांटिटी नेगेटिव वैल्यू मैथमेटिकली नेगेटिव नहीं है, ये सिर्फ इसका नेगेटिव साइन है। यहां से
इसके Q बाई एम की वैल्यू पहले वहां से निकाली गई, Q बाई एम की वैल्यू यानी कि E बाई एम की वैल्यू जो निकाली गई उसकी वैल्यू लगभग आई थी 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। कूलम यानी कि किसका यूनिट है, चार्ज का, और केजी किसका यूनिट है, मास का। वहां से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आया 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी, है ना। अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पर ये रख दो तो यहाँ पर Q बाई एम की वैल्यू अगर एम ई निकालोगे तो यहाँ से क्या रखोगे आप, एम निकालने के लिए आपको E अपॉन, ठीक है, Q बाई एम की वैल्यू अगर 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 है तो आपको Q पता है, तो M निकालने के लिए 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 अपॉन यहाँ पे मास की वैल्यू रख दो, तो मास इज इक्वल टू, यहाँ पर मास इज इक्वल टू अगर हम लोग निकालेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 1.76 को डिवाइड कर देंगे Q अपॉन 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11, तो इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -31 का ऑर्डर हो जाएगा। तो 10 टू द पावर -31 के ऑर्डर होने की वजह से और उसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 9.1 आ जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग देंगे तो ये 10 टू द पावर -30 का ऑर्डर आ जाता है। इसको हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 अपॉन 1.76, इसको लगभग डिवाइड करेंगे तो 16, ये -31 हो जाएगा और इस ये डिवाइड करेंगे तो 9.1 की वैल्यू आ जाएगी और 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 ये हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये हमको याद भी रखना है ना, ये भी हमको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो कुछ चीजें आपको रिमेंबर रखनी, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है, ऑलवेज, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है चार्ज के तौर पे भी और वैसे, ठीक है। तो इसी फंडामेंटल पार्टिकल्स को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया। इलेक्ट्रॉन यानी कि जिस पर निगेटिव चार्ज है, यानी कि ये हमारा क्या है, एक तरीके का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसको हम लोग -1 E0 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस पर -1 चार्ज होता है, ठीक है ना। -1 चार्ज की क्वांटिटी अगर कूलम में मेजर की जाए तो इसकी वैल्यू ये होती है, ये इसका फंडामेंटल यूनिट होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कैथोड रेस। कैथोड रेस तो हो गया है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनोड रेस। और एनोड रेस में जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज सब कुछ वही रहेगी, बस उसमें थोड़ा सा अपार्टस में चेंज कर दिया गया था। क्या चेंज किया गया था और क्या उसमें अलग अलग चीजें आई, क्या उसमें अलग एक्सपेरिमेंट्स हुआ था, क्या उसमें नई बातें हमको जानने को मिली, वो हम लोग अभी देखते हैं। हमारा अगला फंडामेंटल पार्टिकल है दैट इज डिस्कवरी, है ना। इसकी भी डिस्कवरी हुई और इसकी डिस्कवरी कई सालों बाद हुई, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस। डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि प्रोटॉन, प्रोटॉन जिसको आज हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं उसको हम लोग एनोड रेस बोला गया। उसमें कुछ हुआ नहीं था, कुछ नया कुछ नहीं हुआ था। गोल्डस्टीन ने 1886 में, मतलब कई सालों बाद, यानी कि 1859 में लगभग आपका क्या हुआ, जूलियस प्लकर ने ये एक्सपेरिमेंट किया था जो कि इलेक्ट्रॉन के लिए निकला था। अब 1886 में यानी कि कई सालों बाद, लगभग कितने साल हो गए, 26 साल लगभग हो गए। 26 साल में ये क्या हुआ, 26-27 साल बाद देखे कि जूलियस गोल्डस्टीन ने ये देखा, सेम एक्सपेरिमेंट कराया, उनको लगा कि ये इलेक्ट्रॉन का ऐसा डिस्कवरी हो गई, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर निगेटिव होगा तो पॉजिटिव भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये जूलियस प्लकर ने ऑब्जर्व नहीं किया था, जिसको थॉमसन्स ने मतलब वेरीफाई भी किया था। जूलियस प्लकर या थॉमसन्स ने ये वेरिफिकेशन नहीं देखा था कि उसमें एक पॉजिटिव चार्ज भी होता है, लेकिन उनको ऐसा लगा कि अगर निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज भी होगा। निगेटिव चार्ज में तो उन्होंने सारा अपार्टस सब कुछ सेम बनाया, बस उन्होंने क्या किया, एक परफोरेटेड कैथोड बना दिया। तो सब कुछ वैसे ही है, तो आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से जैसे हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में बनाया था। सब कुछ है, हाई वोल्टेज, नेगेटिव, पॉजिटिव,
यहां पे उन्होंने क्या किया था, परफोरेटेड कैथोड बना दिया। परफोरेटेड का मतलब होता है जिसमें होल्स होते हैं, जिसमें छेद होते हैं ना, जालीदार कह सकते हो, ठीक है। परफोरेटेड कैथोड, कैथोड का मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर हाइड्रोजन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो H+ होगा और एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। अगर ऑक्सीजन है उसमें से एक प्लस चार्ज बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, और अगर नाइट्रोजन है तो उसमें से एक प्लस चार्ज होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। क्लोरीन है तो उसमें से क्लोरीन प्लस होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो भैया ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन की तो बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन सबके लिए तो सेम होता है ना, लेकिन ये सबके लिए अलग है, क्योंकि हाइड्रोजन का मास अलग होगा, ऑक्सीजन का मास अलग होगा, नाइट्रोजन का मास अलग होगा, क्लोरीन का मास अलग होगा, सबका अलग अलग मास होगा। तो अलग अलग मास की वजह से इसका अलग अलग इसकी प्रॉपर्टीज आई, और सबसे छोटी प्रॉपर्टीज जो होती है वो हाइड्रोजन की होती है। तो हाइड्रोजन यानी कि H+ यानी कि प्रोटॉन का अगर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो प्रोटॉन का रिप्रेजेंटेशन H+ से किया जाता है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या है, हाइड्रोजन, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो बस बचा हुआ पार्टिकल है वो है प्रोटॉन। उस प्रोटॉन को हम लोग H+ से भी डिनोट कर सकते हैं। तो H+ इज नथिंग बट अ प्रोटॉन, यानी कि कैथोड रेज। तो यहाँ पर परफोरेटेड कैथोड लिया, तो हम लोगों ने जैसे पहले देखा था कि सिर्फ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है गैस अगर आयोनाइज हो रही है तो, लेकिन यहाँ पे अगर निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है इस तरीके से, तो पॉजिटिव चार्ज भी इस तरीके से जा रहा होगा, यहां से पॉजिटिव चार्ज भी इस तरीके से इधर जा रहा होगा, यहां पर भी निगेटिव अगर इस साइड जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज भी इस साइड जा रहा होगा। निगेटिव चार्ज अगर मान लो इधर से इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा होगा। निगेटिव चार्ज अगर मान लेते हैं इधर से इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा होगा। तो नॉट ओनली द negative charge, that is electron, positive charge is also present in the discharge tubes which moves from anode to cathode। क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड से चल करके नेगेटिव साइड की तरफ जाएगा, ठीक है। सब कुछ उसमें अपार्टस में सब कुछ सेम ही था, इसमें भी वैसे हम लोग वैक्यूम पंप लगा दिए थे, वैक्यूम पंप। और इसका काम क्या था, इसका काम क्या था कि उसमें से सारी हवा खींच लेना, और सारी हवा खींच करके लगभग है ना, इसमें भी क्या होता है, गैसेस एट वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, बहुत कम प्रेशर, यानी कि वो भी 10⁻⁻⁴ atm के आसपास, और इसमें जो वोल्टेज था वो भी 10⁻⁴ वोल्टेज, ठीक है, लगभग 10,000 वोल्टेज तक किया गया। तो सब कुछ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में जो अपार्टस यूज हुआ था, तो वही चीज प्रोटॉन की डिस्कवरी में अपार्टस यूज हुआ। सारी प्रॉपर्टीज एनोड रेस की और सारी प्रॉपर्टीज कैथोड रेस की सेम थी, कुछ डिफरेंसेस थे। डिफरेंसेस क्या थे, यहां पर जैसे एक रेड ग्लो लगा दिया तो रेड ग्लो जैसे इस तरीके से यहाँ पर वही ZnS की कोटिंग हो गई थी, तो यहां से यहां तक जा गया तो ZnS की कोटिंग की वजह से जो इनविजिबल रेज आया वो यहां से आपका ग्रीन, यहां से आपका ये ग्लो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, ग्रीन ग्लो या रेड ग्लो भी कुछ केसेस में ये रेड ग्लो भी होता है। और इस वजह से यहाँ पे 10,000 वोल्ट का ये अप्लाई करने पर सारी प्रोसेस उसमें एक जैसे ही हो रहा था। लेकिन एक्चुअली में क्या था कि उन्हें लगा कि सब कुछ तो वैसे ही है, कुछ डिफरेंसेस भी तो आएंगे, और डिफरेंसेस क्या होंगे वो हमको देखना है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस, कैथोड रेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ऑल प्रॉपर्टीज, आई एम सॉरी, एनोड रेस की बात हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेस हम लोग देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेस में कह सकते हैं कि हम लोग ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस आर सेम as that of cathode rays. The only difference is that, कुछ डिफरेंसेस हैं जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। एनोड रेस की
सारी प्रॉपर्टी जो है वो कैथोड रे से मिल रही थी। कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट थी। कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या डिफरेंट थी वो हमको देखना है। जैसे वो भी स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये भी स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक है ना। क्या तो एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में चलता है, वो भी फोटोग्राफिक प्लेट पर अफेक्ट करता है, ये भी फोटोग्राफिक प्लेट पर अफेक्ट करता है, ठीक है। वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट होता है, लेकिन ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट होता है, लेकिन इसका डेविएशन का जो डायरेक्शन होगा ये पॉजिटिव चार्ज का होता तो ये नेगेटिव की साइड में डिफ्लेक्ट होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है। इसके चार्ज का नेचर क्या था, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का नेचर क्या था, नेगेटिव था, ठीक है, क्योंकि ये एनोड यानी कि ये पॉजिटिव साइड से चल रहा था, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज, इसके जो E/m का जो रेशियो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। E/m का रेशियो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा, यानी कि अगर गैस अलग अलग कर दें तो उसका E/m की वैल्यू अलग अलग आएगी, और गैस अगर सेम कर दें तो गैस E/m की वैल्यू सेम रहेगी। इलेक्ट्रॉन के लिए गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। गैस के नेचर कुछ भी हो, चाहे ऑक्सीजन ले लो, चाहे हाइड्रोजन ले लो, चाहे क्लोरीन ले लो, चाहे नाइट्रोजन ले लो, चाहे कोई भी गैस ले लो, चार्ज टू मास रेशियो यानी कि स्पेसिफिक चार्ज का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है ना। और कितनी होती है वैल्यू, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। बट इसके लिए अलग अलग, हाइड्रोजन के लिए अलग, क्लोरीन के लिए अलग, नाइट्रोजन के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग वैल्यू आती है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको देखना है, जो डिफरेंसेस आते हैं इसमें, ठीक है ना। जो पहला डिफरेंस है, ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है। तो पहला है दे डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, ठीक है, बिकॉज दे कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सेकेंड है, सेकेंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, their E/m ratio is not fixed, that is it depends on nature of gas, that is for different gases different E/m ratio are possible, ठीक है। और तीसरा हम लोग कह सकते हैं E/m ratio for एनोड, या हम लोग कह सकते हैं प्रोटॉन ही बोलेंगे, proton is smaller than E/m ratio of electron, ठीक है। अगर हम लोग E/m रेशियो प्रोटॉन का देखें तो वो कम होता है, और E/m रेशियो किससे, इलेक्ट्रॉन से। क्यों कम होता है, क्योंकि मास अगर जिसका कम होगा, चार्ज तो दोनों का सेम होता है, चार्ज में कोई अंतर नहीं होता है, ये पॉजिटिव चार्ज का होता है प्रोटॉन, और जो इलेक्ट्रॉन था वो नेगेटिव चार्ज का होता है। जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जितना चार्ज अगर वो इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज निकालेगा तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। तो प्रोटॉन आप जितना निकालोगे तो चार्ज की क्वांटिटी तो E और E को हम लोग सेम रखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लो अगर सोडियम है, तो सोडियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन आप निकालते हो तो सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मैग्नीशियम में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो यहां पर मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसका मतलब कि 2 पॉजिटिव चार्ज ये 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ है। तो 2 प्रोटॉन का चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो, तो चाहे वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो चाहे वो प्रोटॉन का चार्ज हो, उसको हम लोग E के फॉर्म में इसको लिखेंगे, चाहे E के फॉर्म में लिखेंगे। नेचर हम लोगों को बाद में पता चल जाना चाहिए कि इसका पॉजिटिव नेचर है और ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसका नेगेटिव नेचर है ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। लिखेंगे दोनों की क्वांटिटी और वैल्यू सेम ही, बस इसका नेगेटिव नेचर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का पॉजिटिव नेचर होता है, बस इतना ही अंतर है। ओके जी, तो यहां पर हम लोगों को मास जो है मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाला गया, तो वहां पे मास जो प्रोटॉन जो था, मास ऑफ प्रोटॉन अलग आया, मतलब ज्यादा आया, और मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम आया। तो जिसकी मास की वैल्यू कम, तो E/m का रेशियो जो होगा, अगर E/m का रेशियो देखोगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, और इसका मास की वैल्यू ज्यादा, तो E/m की रेशियो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो E/m रेशियो प्रोटॉन का, E/m रेशियो इलेक्ट्रॉन के क्या हो जाएगा, कम। तो हम लोग देखते हैं कि इसका E/m रेशियो कितना आता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं E/m रेशियो फॉर प्रोटॉन। इसके लिए हमको पहले चार्ज ऑफ प्रोटॉन जानना जरूरी है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होगा, ठीक है, वो कितना होगा, प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो प्लस 1.6 है ना,
और -1.6 का मतलब क्या हो, -1.6 मैथमेटिकली तो छोटी होगी, लेकिन 1.6 प्लस जो है वो बड़ा हो गया। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि क्या ये बड़ा चार्ज है? नहीं, ये दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, दोनों का अमाउंट ऑफ चार्ज का है सेम है, दोनों एक ही ताकत से खींचेंगे, है ना। ये अगर निगेटिव को खींचेगा तो सेम ताकत लगाएगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव को खींचेगा तो सेम ताकत लगाएगा, निगेटिव वाला निगेटिव को रिपल्सन करेगा तो सेम ताकत से उसको धक्का लगा करके भेजेगा, और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को अगर धक्का लगा करके भेजेगा तो सेम ताकत से लगाएगा। तो ताकत दोनों की सेम है, निगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ ये बता रहा है कि ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, नेचर बता रहा है, नेचर ऑफ चार्ज बता रहा है, ठीक है, कि ये पॉजिटिव मतलब ये निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव मतलब पॉजिटिव को, है ना, इसका एक ही मतलब है। और यहां से मास ऑफ प्रोटॉन निकाला गया, मास ऑफ प्रोटॉन आया 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है, और 1.67 इंटू 10⁻⁻27, यहां से अगर E/m निकाला गया, इसको हम लोग Q/m भी बोल सकते हैं, यहाँ पे Q/m की वैल्यू यहां से निकाली गई, तो ये निकल के आया, इसको डिवाइड कर दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी। तो ये हमारा स्पेसिफिक चार्ज हो गया, जो कि हम लोग इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक E/m अगर इलेक्ट्रॉन का देखें तो कितना आया था इलेक्ट्रॉन के लिए, 1.76 इंटू 10⁻11, और E/m अगर प्रोटॉन का देखें तो ये कितना आया, 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी, है ना, इसका यूनिट कूलम पर केजी है। तो इस तरीके से अगर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का जो है वो अलग अलग आ रहा है। प्रोटॉन का जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो है 10⁻11 है, और प्रोटॉन का 10⁻7 का ऑर्डर है, ठीक है ना। तो वैसे भी देख सकते हो, इसका क्वेश्चन में आपको रेशियो भी पूछा जा सकता है, इसकी वैल्यू भी पूछी जा सकती है। तो इसी चार्ज को बोला गया क्या, प्रोटॉन, ठीक है। और प्रोटॉन की जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो H+ होता है। तो मैक्सिमम जो E/m है, यानी कि ये जो निकाला गया जो प्रोटॉन है वो सिर्फ हाइड्रोजन गैस के लिए निकाला गया है। ये मत आप सोचना कि ये भी सबके लिए अलग अलग होगा। फिर से वही बात हम लोग फिर से आएंगे कि हाइड्रोजन में से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो H+ और 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो O+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो नाइट्रोजन पर प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। क्लोरीन में से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्लोरीन पर प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन का तो मास सेम रहेगा, ठीक है ना। E/m रेशियो क्या है, कांस्टेंट, और ये क्या है E/m रेशियो वेरिएबल। तो जिसका मास सबसे कम होगा उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, है ना। हाइड्रोजन का मास अलग होता है, ऑक्सीजन का मास अलग होगा, नाइट्रोजन का मास अलग होगा, क्लोरीन का मास अलग होगा। तो सबके अलग अलग मास की वजह से उनका अलग अलग स्पेसिफिक चार्ज आएगा, अलग अलग Q/m की वैल्यू आएगी, और अलग अलग Q/m की वैल्यू आने की वजह से सबसे कम मास इसका है ना। सबसे कम मास अगर इसका है, यानी कि ये जो मास लिखा है प्रोटॉन का लिखा है, यानी कि प्रोटॉन आपका H+ ही होता है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल करके 1 ही प्रोटॉन दे देगा, तो ये प्रोटॉन ही बचा है। तो इसी के लिए मैक्सिमम है। तो वी कैन से दैट द मैक्सिमम E/m रेशियो, हम लोग ये भी कह सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं, द मैक्सिमम E/m रेशियो इज टेकन फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, जिसको हम लोग H+ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन इज नथिंग बट, प्रोटॉन जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज का हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन H+ होता है, या हम लोग कह सकते हैं 1p1, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रोटॉन की डिस्कवरी हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो अगला जो टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की क्यों जरूरत पड़ी? जब रदरफोर्ड का मॉडल आया तो रदरफोर्ड ने भी ये देखा कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन ही नहीं है, एक कोई और पार्टिकल है जिसकी वजह से उसका मास वेरी कर रहा है, मास ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और ये क्यों, कैसे पता चला? ये अलग अलग उनका मास मेजर करके मास देखा गया पूरे एटम्स का, तो न्यूक्लियस का अलग आया और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का अलग। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसको हम लोग शेल बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि आगे आप लोगों को पढ़ना है। तो जो इसके साइंटिस्ट थे
1932 में, है ना। तो लगभग कितने साल हो गए, अगर आप देखो कि प्रोटॉन के 18 यानी कि 14 ईयर उधर और 32 यानी कि आपको 46 साल बाद, आप सोचो कि अब 46 साल बाद 46 ईयर्स बाद क्या हो गया, उनको पता चला कि कोई और भी पार्ट है। तो अलग अलग मॉडल्स के बाद इनको इसकी डिस्कवरी हुई। 1932 में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुई और चैडविक ने क्या किया था कि जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4, बेरिलियम पर उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराया, जिनका एटॉमिक नंबर 4 होता है। एटॉमिक नंबर को हम लोग नीचे रिप्रेजेंट करते हैं और जो मास नंबर होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, ठीक है, जो कि हम लोगों को खूब अच्छे से पढ़ना है आगे, ठीक है ना। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को ऊपर लिखते हैं, जिसमें अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई गई। अल्फा पार्टिकल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2He4 से, ठीक है, दैट इज हीलियम का न्यूक्लियस, है ना, इसको हम लोग कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई गई, बमबारी कराई गई इस पर, है ना, कई सारे इसमें अल्फा पार्टिकल्स को भेजा गया। अल्फा पार्टिकल खुद ही पॉजिटिव चार्ज का होता है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेचर का होता है, उसकी बात तो हम लोग बाद में करेंगे। तो एक टाइप का होता है अल्फा पार्टिकल, तो वैसे रेडियो एक्टिविटी से होता है, तो इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होंगे, है ना, जैसे केमिकल रिएक्शन होते हैं वैसे न्यूक्लियर रिएक्शन भी होते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होते हैं कि एटॉमिक नंबर को एटॉमिक नंबर से बैलेंस करते हैं और मास नंबर को मास नंबर से बैलेंस करते हैं, यानी कि 4 और 2 का बैलेंसिंग होगा और 9 और 4 का बैलेंसिंग होगा। तो एक एलिमेंट का तो फॉर्मेशन हो गया, यानी कि कार्बन का फॉर्मेशन हो गया, जिसका एटॉमिक नंबर कितना आया 6, ठीक है ना, और उसका जो है 9 और 4 कितना हो जाता है 13, जिसमें से यहाँ पर 12 ही हुआ कार्बन का, और एक ऐसा पार्टिकल बना यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर क्या था 0 और इसका मास नंबर क्या था 1, तो इसको कहा गया 0 and 1, और ये इसका न्यूट्रल नेचर था, मतलब ये ना ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट होता था और ना ही ये मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होता था। तो मतलब इस पर ना ही ये पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, स्पीड बहुत ज्यादा है, मास लगभग क्या है प्रोटॉन के मास के बराबर है। तो इससे ये पता चलता है कि ये पूरी तरह से न्यूट्रल पार्टिकल है, जिसको हम लोग क्या बोला गया न्यूट्रॉन बोला, ठीक है ना। तो ये बैलेंसिंग आप समझ सकते हो कि यहाँ पर 4 + 2 6 हुआ है, 9 + 4 13 हुआ है, जिसमें 12 + 1 13 हो गया, 6 + 0 6 हुआ। तो एटॉमिक नंबर को एटॉमिक नंबर से बैलेंस करते हैं, मास नंबर को मास नंबर से बैलेंस करते हैं, ठीक है, टोटल वो बैलेंस होना चाहिए। तो चैडविक ने क्या देखा, ये एक टाइप का ये आपका न्यूक्लियर रिएक्शन, देखिए तो ये एक टाइप का क्या है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन के जो है ना परिणाम स्वरूप क्या मिला हम लोगों को, न्यूट्रॉन मिला। तो न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज था, कोई चार्ज नहीं था, जिसका मास अलग अलग आया। तो हम लोगों को डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन की, हम लोगों को डिस्कवरी हो गई प्रोटॉन की, और एक पार्टिकल जो था वो न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये ऐसे पार्टिकल्स थे जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट थे, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट थे, और ये एक न्यूक्लियर के बाहर प्रेजेंट था, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोले। तो ये हमारा क्या है फंडामेंटल पार्टिकल्स है, ठीक है ना, फंडामेंटल पार्टिकल्स है। इसके अलावा भी पार्टिकल्स पाए गए, लेकिन उसकी बात तो हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स पाए गए जिसको फंडामेंटल तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस एटम के अंदर ही होता है। इनका एटम के बाहर भी हो सकता है, इसका भी एटम के बाहर हो सकता है, और इसका भी एटम के बाहर हो सकता है। ये अलग से आपको दिखाई दे सकता है, ये भी अलग से और ये भी अलग से दिखाई दे सकता है। तो एटम के अंदर और एटम के बाहर, जिन दोनों में जगह पे अगर जिसका एग्जिस्टेंस हो, है ना, हर जगह जिनकी छत्र छाया हो, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं, यानी कि वो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसके अलावा न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, मेसान, पाई मेसान, है ना, ये सब जो है पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर भी पाया गया, और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने के कारण उनकी एग्जिस्टेंस सिर्फ वहीं तक रही, ठीक है ना, बाहर नहीं हुई, उसको हम लोग फंडामेंटल नहीं बोल सकते। बाद में डिस्कवरी हुई, जापानीज साइंटिस्ट थे युकावा, उन्होंने ये सारी डिस्कवरी करके बताई थी, ठीक है। तो हर एलिमेंट में ये पाए जाते हैं, ठीक है ना, हर एलिमेंट में पाए जाते हैं, है ना, प्रेजेंट इन ऑल एलिमेंट्स और एटम्स, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और 0 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, या कह सकते हो नो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इसमें नहीं, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी, बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराया, तो कार्बन का फॉर्मेशन हुआ जिसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर
12, ठीक है, और एक और पार्टिकल्स निकला जो पूरी तरह से न्यूट्रल, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स के क्या क्या चार्ज होते हैं, क्या मास होते हैं। एक फ्लो चार्ट में हम लोग इसको देख लेते हैं, है ना, ताकि आपको एक ही साथ कलेक्टिवली आपको याद भी रखना है ये चीज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फंडामेंटल पार्टिकल, इसका मास, इसका चार्ज, और इसके जो इन्वेंटर थे, है ना, इन्वेंशन जो किया था, यानी कि जो इनको डिस्कवर किया था, है ना, डिस्कवरर जिसको कह सकते हैं या इन्वेंटर कह सकते हैं, वो हमारे क्या कौन से साइंटिस्ट थे। पहला था जो सबसे फेमस है इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे डेटा आपको याद होने चाहिए, जिसको सिंबल हम लोग कह सकते हैं -1 E0 या E-, ठीक है, या बीटा पार्टिकल्स को भी हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन बीटा पार्टिकल आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर बीटा पार्टिकल्स का फिलहाल में कोई मतलब नहीं है। इसका जो मास होता है एसआई में यूनिट में इस तरीके से हम लोग लिखते हैं 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। एक होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसका होता है 0.00055 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हमारा बहुत कम मास का होता है, ठीक है। इसका चार्ज का नेचर होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम, और इसका जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, ठीक है ना, एक एसआई यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लिया जाता है जिसकी वैल्यू 4.8 × 10⁻10 ESU, है ना। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। दिस यूनिट इज टेकन इन CGS, ये हमारा CGS में होता है, ठीक है, और ये हमारा SI, ठीक है। इसके जो डिस्कवरर थे वो जे थॉमसन, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अकेले इन्होंने योगदान दिया, बहुत सारे और भी साइंटिस्ट है। जूलियस प्लगर का ये एक्सपेरिमेंट्स था, थॉमसन ने उस पर बहुत सारे उस पर चार्ज की वैल्यू बताई, और भी मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, लेकिन ये लाइमलाइट में आ गए तो इनकी बात मानी गई, ठीक है ना। चलिए जी आगे देखते हैं। दूसरा जो है हमारा पार्टिकल है प्रोटॉन। प्रोटॉन का देखेंगे तो प्रोटॉन का रिप्रेजेंटेशन 1p1 या H+, ठीक है, या डायरेक्ट आप P से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो मास होता है 1.67, ठीक है, 26 × 10⁻27 kg, ठीक है। और इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे तो इसका जो AMU में वैल्यू आती है 1.00757 AMU, और इसकी वैल्यू जो होती है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव 1.6 × 10⁻19 कूलम, और पॉजिटिव में यहाँ पर हालांकि अगर निगेटिव लोगे तो निगेटिव ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव 4.8 × 10⁻10 ESU, सेम एज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, ठीक है ना। इसकी डिस्कवरी में कौन सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है? गोल्डस्टीन का और रदरफोर्ड का, है ना, गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड, ठीक है। सबसे ज्यादा योगदान इन दो साइंटिस्ट का रहा है, तो इनकी बात मानी जाएगी। उसके बाद तीसरा जो है वो न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन में 0n1 या डायरेक्ट आप n से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों सिंबल को आपको ध्यान रखना है, n भी ध्यान रखना है, 0n1 भी ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका जो मास था वो स्लाइटली ज्यादा, थोड़ा सा ही ज्यादा था, और उस मास की वैल्यू कितनी थी? 1.67, है ना, 1.6749 × 10⁻27 kg। तो आप देख सकते हो सिर्फ ये 49 और ये 26 का ही अंतर है, बाकी तो सब कुछ सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आया, और इसकी वैल्यू भी लगभग अगर AMU में लिखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1.00893 AMU, ठीक है। इस पर जीरो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। और इसका जो डिस्कवरी किया था सबसे ज्यादा जो इनमें बेरिलियम का सबसे ज्यादा नाम आता है इनका, ठीक है ना, इनका नाम आता है जेम्स चैडविक, ठीक है, 1932 में, ठीक है। तो ये हमारा फंडामेंटल पार्टिकल्स रहा, और इस फंडामेंटल पार्टिकल्स के हमको चार्ज, मास, इन सारी वैल्यू को हमको याद रखना पड़ेगा।
और ये क्योंकि सबसे ज्यादा इसका यूज होने वाला है मास का और चार्ज को, तो हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को सबसे ज्यादा याद रखना है। ये आपको भले याद रहे चाहे नहीं रहे, आपको पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन एक जानकारी के लिए हम लोगों को याद रखते हैं। बट ये हमको सिंबल, मास और चार्ज की वैल्यू जरूर से हमको दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। और इसको आप फॉलो करते रहिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टीज और चार्ज की प्रॉपर्टीज, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स, अलग अलग मॉडल्स, और इस पर सारा टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। और आप इस तरीके से इसको पूरा फॉलो करते रहिए। अगर आपको बेसिक से एकदम जीरो से आपको जेई लेवल, एडवांस लेवल तक जाना है, तो इसको फॉलो करते रहिए वीडियो को, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि बड़ा मजा आने वाला है। इस चैप्टर को आप जितना डीप में सोचोगे, जितना एनालिसिस करोगे, उतना ही आपको अच्छा लगेगा। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।